Gopal Krishna, taking a slightly longer view, global warming will submerge half of Bangladesh later this century. India will face the refugee problem. Any thoughts on this? मैं सॉरी, आवाज खत्म हो गई थी, मैं सुन नहीं पाया ठीक से संजय भाई। ये पूछ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बांग्लादेश का आधा हिस्सा इस सेंचुरी के लेटर पार्ट में सबमर्ज हो जाएगा और इंडिया विल फेस द रेफ्यूजी प्रॉब्लम। एनी थॉट्स ऑन दिस? मेरे ख्याल से अभी ये बहुत लॉन्ग टर्म है। अभी तो हम इलेक्शन और बांग्लादेश का रिसेंट जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस कर लें। किसी दिन बैठ के क्लाइमेट चेंज पे भी बात करेंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो वो बात के लिए रखते हैं। जी, नेक्स्ट। Victory of BJP in West Bengal is because of left cadre. How do you see the repercussions of left reigniting again in West Bengal, especially for their chicken neck dream? Left will not come back in West Bengal for sure. ये तो बात पक्की है। लेकिन जो काम ममता दीदी ने भाजपा के लिए करा, राहुल गांधी वहां पर लेफ्ट के लिए कर रहे हैं केरल में, क्योंकि जहां तक संभावना है लेफ्ट की सरकार वापस आएगी। और राहुल गांधी ने अनफॉर्चुनेटली वो जो एडवाइजर है ना, एक कॉमन एडवाइजर है जो फुदकते रहते हैं सब पार्टियों में, बुरा मत मानिए, वो आईटी सेल में ही थे 2014 में। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बोलें गाजियाबाद की भाषा में, तो घंटा पता है पॉलिटिक्स का, ठीक है ना। राजनीति बदल चुकी है, 19वीं सदी की राजनीति नहीं रही है। तो देखते हैं क्या होता है चुनाव में। अभी तो मेरा तो ये है कि 2017 का यूपी रिपीट हो रहा है। Can India expand Siliguri corridor through Nepal? ये फ्यूचरिस्टिक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्सपैंड होगा, लेकिन उसके लिए नेपाल में अभी बहुत काम करना बाकी है, जो कि काम हो रहा है, और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब ये शायद मोदी जी के टर्म में ना हो, उसके बाद ही हो। लेकिन भाजपा केंद्र में अगले 20-25 साल, 30 साल तो है। हाँ, वैसे भी सारी नेपाल की समस्या तो कांग्रेस की बनाई हुई है। जब उन्होंने वहाँ पे कम्युनिस्ट रिजीम लाने में पूरी मदद की और उसको हिंदू राष्ट्र से बेदखल कराना था हमारी रोमन महारानी को, वो तो है ही इसमें। वो हिंदू से नफरत करती थी ना, इसलिए उसको हटाना था हिंदू राष्ट्र को। आज आप नेपाल में देख लीजिए, जो अपराइजिंग हो रही है वो हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये चीजें जियो पॉलिटिक्स और जो लोकल पॉलिटिक्स है वो एक दिन का खेल नहीं होता, बहुत पेशेंस चाहिए होती है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि हम केवल मूक दर्शक बने बैठे हैं, तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि पर्दे के पीछे उंगलियां कोई और ही चलाता है। नेक्स्ट। बंगाल इलेक्शन कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को एक पुश देने में, जब बीजेपी पावर में आएगी? बांग्लादेश का इलेक्शन अपने आप में एक सिविलाइजेशन वॉर है। बांग्लादेश कह रहा हूँ, बंगाल का इलेक्शन अपने आप में एक सिविलाइजेशन वॉर है। बंगाल का इलेक्शन, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि 2014 का इलेक्शन जैसे ही देखना चाहिए, या 2017 का यूपी इलेक्शन। देखिए 2014 का इलेक्शन की वजह से जो 5 साल की स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से 2014 का इलेक्शन हम जीते और वो सेंटर में सरकार आई। यूपी का 2017 का जो इलेक्शन था वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर स्टेबिलिटी देनी है तो वो यूपी से ही आती है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम एमपी आते हैं। तो यूपी का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन के माने से, नेशनल सिक्योरिटी के माने से, और जो इंसर्जेंसी है उसके वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। किस पांचों जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन अगर है, अगर मैं कहूँ तो चारों इलेक्शन आप हार जाओ लेकिन वेस्ट बंगाल जीत जाओ, इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। तो नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से, आपका इकोनॉमिक ड्राइवर फोर्स के माध्यम से, इंडस्ट्रियल आउटपुट के माध्यम से वेस्ट बंगाल इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट।
अगला प्रश्न है विनायक पाटिल, डॉक्टर जीपी सर, इन लास्ट 15 days मिस्टर शरद पवार met IAS and IPS officers of UP who are from Maharashtra. Is there evil plan against योगी जी? किसी इसका जवाब मेरे ख्याल से महाराष्ट्र पे एक सेशन और करेंगे, उसमें देना ज्यादा अच्छा होगा। आज हम बंगाल पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज बंगाल के इलेक्शन के माध्यम से ऐड करना चाहता हूं। आज आपके सोशल मीडिया पे एक लेटर फ्लैश हुआ है जो कि ममता बनर्जी ने विपक्ष के कई लोगों को लिखा है, उसमें शरद पवार भी है। और शरद पवार का अस्पताल जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि पूरी ये था कि हम वहाँ ना मतलब बंगाल ना जाना पड़े, क्योंकि शरद पवार को 1 तारीख से बंगाल में रहना था रैली करने के लिए। लोग सवाल उठाते हैं कि शरद पवार को बोलना तो आता नहीं है, आवाज निकलती नहीं है, रैली में क्या उखाड़ लेंगे। आप एक चीज भूल रहे हैं कि बहुत सारा बिजनेस अभी भी शरद पवार के साइड रहता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शरद पवार के फेवर में रहते हैं। मतलब वो एक बहुत मजा हुआ खिलाड़ी हैं और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि 2016 में जब 17 में जब जीएसटी देने के बाद ममता बनर्जी का एरोगेंस सिर में चला गया और वो मोदी को गाली देती नहीं, और मोदी को एस्टेब्लिश करने में ममता बनर्जी ने काम किया। आप एक चीज देखिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन वो कभी मोदी का नाम नहीं लेते। तेलंगाना में जो भी काम कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, लेकिन वो मोदी को नहीं घसीटते। जगन रेड्डी आंध्र में जो भी कर रहा है, लेकिन वो कभी मोदी को नहीं घसीटता। तो ममता बनर्जी में मतलब जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल है ना, नटवर लाल, एनार्किस्ट है। ममता बनर्जी में एनार्किस्ट है, क्योंकि उनका जन्म राजनीति में एनार्की की वजह से हुआ था, रादर देन पॉलिटिकल चाणक्य और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की वजह से। पब्लिक का वेलफेयर उनके दिमाग में कभी नहीं था, पावर दिमाग में थी। तो अब इसका शरद पवार से क्या लेना देना है? शरद पवार से लेना देना ये है कि अगर आपने 2019 की जॉइंट जो महागठबंधन की फोटो देखी हो, एक बार वो फोटो सामने रखिए और उस फोटो में देखिए कि कौन कौन खत्म हो चुका नेता। अखिलेश यादव खत्म हो चुके, मायावती खत्म हो चुकी, नायडू खत्म हो चुके, नवीन पटनायक खत्म हो चुके, जितने, और तो तेलंगाना वाले चीफ मिनिस्टर साहब वो भी खत्म हो चुके। ये कहीं कोई नेशनल पटल पे नहीं है। नेशनल पटल पे केवल 2 ही लोग हैं, ममता बनर्जी और शरद पवार। राहुल गांधी को उसके ही एलाई के लोग पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज ब्रांडेड एज समबडी हु लूजेस इलेक्शन। वो किसी का नहीं होगा। तो आने वाले वक्त में क्या होना है कि कांग्रेस, जब ममता बनर्जी हार जाएगी तो हारने के बाद यूपीए का जो कंटेस्टेंट है, कैंडिडेट्स यूपीए चेयरपर्सन के लिए, वो केवल शरद पवार रह जाएंगे और कोई नहीं रह जाएगा। शरद पवार का ये इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने टांग पीछे खींच ली, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, उनका, शरद पवार के केवल 2 उद्देश्य हैं लाइफ में, एक प्रधानमंत्री बनना और दूसरा एनसीपी का नया नेता बनाना। एनसीपी में उन्हें नया नेता बनाना है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, कब चल बसे कोई पता नहीं। ठीक है, तो अब सुप्रिया सूले जो हैं वो पॉलिटिशियन तो है, लेकिन उसमें लीडरशिप नहीं है। वो पार्टी नहीं चला सकती, वो खुद को चला ले वही बहुत बड़ी बात है, वो भी धक्का लगा के चलती है पिताजी के बदौलत, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकती। इसलिए शरद पवार को ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी पार्टी चला सके। मेरा एनालिसिस ये है कि आने वाले वक्त में एमएनएस मर्ज होगी एनसीपी में और राज ठाकरे विल टेक ओवर एज एनसीपी चीफ। अब राज ठाकरे और सुप्रिया सूले यूट्यूब पे तो बताना ठीक नहीं है, सभी जानते हैं, पुराने लोग सब जानते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। तो शरद पवार का वेस्ट बंगाल में ये कनेक्शन। नेक्स्ट, विनायक पाटिल, ये तो हो गया। तन्मय कुलकर्णी, why according to you China is trying to play this game with India? Does it really believe that it can act like how colonial powers behaved 100 years back? चाइना को कोई कॉलोनियल पावर जैसा हैक नहीं करना है। चाइना का, मैंने कितनी बार बोला, चाइना का एक ही इंटरेस्ट है, बिजनेस।
इंडियन मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना में लोगों के पास पैसे नहीं है चीजें खरीदने के लिए। वो जो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंडिया की सबसे ज्यादा है, और आने वाले टाइम में इंडिया की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो शुद्ध इनकम है, वो क्रेडिट इनकम नहीं है, वो उधार की इनकम नहीं है, वो लोन पे नहीं है। जैसे अमेरिका के, अमेरिका में, अमेरिका को लोग बड़ा मार्केट मानते हैं लेकिन वो डाइंग मार्केट है। उसका कारण ये है कि यूथ के पास पहले दिन से अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड आते हैं। मतलब बच्चों को अगर आप देखो 18-19 साल के, तो 10-20 क्रेडिट कार्ड उनके पास में फ्री में आ जाते हैं। तो जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उस पे एक बंदे पे आज की डेट में ऑन एन एवरेज $6 मिलियन का कर्जा है, जो भारत में नहीं है। तो भारत की इनकम शुद्ध है। चाइना को बिजनेस चाहिए, इंडिया एक बड़ा मार्केट है इसलिए उसे चाइना इंडिया में भेजना है। दूसरी बात, चाइना का इंटरेस्ट है रूट्स, जो ट्रेड रूट है, चाहे वो रोड रूट हो वाया गलवान, या वो आपका सी रूट हो वाया डोकलाम, या साउथ चाइना सी ताइवान से निकल के अंडमान निकोबार से पास होके, जैसे मलाइका स्ट्रेट है जो नैरो एरिया है बिटवीन सिंगापुर एंड मलेशिया, राइट, बहुत नैरो है। मतलब वो स्विस कैनाल से बड़ा है, काफी बड़ा है। लेकिन जैसे अभी किसी ने मेरे को बोला कि आप सिंगापुर तो कभी आए नहीं हो, तो मैंने तो वो एरिया देखा है, वो बहुत बड़ा है, आपको कुछ पता नहीं। अब क्या करूं, मैं बहस नहीं कर सकता, लेकिन जो वो एरिया है ना, उसका जो ड्राफ्ट चाहिए, जो गहराई चाहिए बड़े ऑयल टैंकर्स को और बड़े कंटेनर शिप को जाने के लिए, जो कि 30 से 35 मीटर है, वो बहुत नैरो एरिया है जहां पर वो ड्राफ्ट मिलता है। इसलिए साइड में कितनी 10 डिग्री चैनल उसका वो बोलते हैं, उसको 10 डिग्री चैनल। हाँ, वो जो भी है, सबके अपने नाम है। तो आपके जो सवाल पूछा है, वो चाइना का इंटरेस्ट केवल ट्रेड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं सेलर रहा हूं, तो आई हैव सेल्ड थ्रू दोज एरियाज इन टैंकर्स। नहीं, मैं सेलर तो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं क्रूज में बहुत घूम चुका हूँ। मैं तो खुद सेलर था और टैंकर्स मैंने खूब चलाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित सिंह, बांग्लादेश बॉर्डर फर्जी करेंसी का बड़ा जरिया, कर्नल पुरोहित जैसे अफसरों ने इस विषय पर सरकार को सावधान किया, उल्टा उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू करे। आने वाले समय पर क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? आने वाले समय में नहीं, आप आज की न्यूज देख लीजिए, इशरत जहां के केस को फेक बोल दिया है। मतलब फेक इनकाउंटर नहीं था, ये सीबीआई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ठीक है, जब इशरत जहां का फेक इनकाउंटर नहीं था, तो यानी इसके तार सीधे आपको 26/11 से जुड़ते हैं। इशरत जहां का जो ग्रुप था जिसको इनकाउंटर में मारा गया था, उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट नरेंद्र मोदी थे। 2017 में मैंने पूरा थ्रेड लिखा था कर्नल पुरोहित पे और इशरत जहां पे। अनफॉर्चुनेटली ट्विटर खत्म हो गया तो वो थ्रेड भी गायब हो गए। ढूंढ रहा हूं मैं, किसी तरह कहीं मिल जाए मुझे, लेकिन मैं शेयर करूंगा उसे। तो 26/11 का कर्नल पुरोहित को अरेस्ट करा गया था, 26/11 से कुछ टाइम पहले, बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे। और ये अरेस्ट हुई थी महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उसके सेकंड इन कमांड ने फोन करके, उस पे अरेस्ट हुई थी। वो क्यों हुई थी? उसके दो कारण थे। पहला तो 26/11 का पता कर्नल पुरोहित को था। दूसरी बात, कर्नल पुरोहित की जो एक्सपर्टी है वो है काउंटर फिटेड करेंसी में। तो कर्नल पुरोहित ने पूरा नेटवर्क नासिक से लेके और आपके मालदा तक और पीएफआई तक सारा नेटवर्क क्रैक कर लिया था। आज आप जो एक्शन पीएफआई के देखते हैं, वो उनकी काफ़ी कुछ रिसर्च है उस पर, उनके काफ़ी कुछ इनपुट्स हैं उन पर। सवाल ये है पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, अभी वो ब्रीच नहीं हुआ है। पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो जाए, क्योंकि लोगों को पता है क्या लगता है संजय भाई, लोगों को लगता है किसी ने गलती करी और गुंडा मवाली है, एक गैंग है, हम गए, गैंग को गोली मार दी या हथकड़ियां लगा दी और जेल में डाल दिया। होता उल्टा है। होता यह है कि उस गैंग में पहले हमारा आदमी ही इन्फिल्ट्रेट होता है। ये ग्लोबली है, ये कोई भारत की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। कई मर्डर सीआईए खुद करती है टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ अलकायदा, ताकि वो अंदर घुस सकें। बहुत सारे मर्डर रॉ भी करती होगी ताकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसे। तो जो चीजें सिंपल दिखती हैं, जिसपे सिंपल एक लाइन का कमेंट होता है लोगों का, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। जी नेक्स्ट।
Pratik Patil, Gaurav sir, why Mizoram chief minister is going against India and allowing refugees from Chin state of Myanmar? Is it a plan of church to change demography in Northeast? देखो मिजोरम में तो म्यांमार पहले में ही 99% क्रिश्चियंस है। जो म्यांमार का कांड है, म्यांमार का जो इशू है बर्मा का, बर्मा में जो वायलेंस चल रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से हिंदुओं का इन्फ्लक्स हो रहा है। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि आ जाएं, लेकिन सेंटर की पॉलिसी है कि हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी इस पे डिसीजन कुछ भी नहीं है, अभी मंथन है। लेट्स सी हाउ इट रोल ऑफ, बिकॉज बोथ द थिंग्स हैव मेरिट एज वेल एज डीमेरिट्स। If the center stand has a demerit, whereas the chief minister stand also has a demerit. You cannot allow everyone, but at the same time, if you don't allow the bots to be here, then you are creating a community which will go as a insurgent, and that community would be watered and looked after by China against India. So दोनों में प्लस माइनस फैक्टर हैं। लेट्स होप द गवर्नमेंट इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड इन सेंटर। लेट्स सी व्हाट स्टैंड्स दे टेक। नेक्स्ट, सतीश दास, गौरव प्रधान जी की हर एक बात से सहमत हूं। उनसे जानना चाहता हूं क्या मोदी जी के विचार जो संकल्प में बदलते हैं उसमें बाबू लोग टांग अड़ाते हैं क्या? इसका जवाब तो आप ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैं बताता हूँ। देखिए, दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो जो संकल्पित कार्य होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर स्वयं मॉनिटर करते हैं, उसमें किसी बाबू की औकात नहीं। सब जानते हैं कि अगर टांग अड़ाने की कोशिश की तो क्या होगा। तो उसमें तो वो सारे के सारे पूरी तरह से, और जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से कमिटेड होके और पूरी तरह से जी जान लगा के और उसको सफल करने का प्रयास करती है बाबू लोग। लेकिन जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि ये सरकारी पॉलिसी है और इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत अधिक पर्सनल टच नहीं है, उसको फिर वो टल्ला मारते रहते। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का काम ही जो है स्टेटस को कायम रखना होता है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में यही होता है। और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सरकार में ही नहीं होती, हर जगह होती है। आप जितनी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स हैं उनमें उनकी बातें बाहर नहीं आती, लेकिन उनके यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरनल टसल होती है उसमें भी कोई यदि किताब लिखे तो बहुत लंबी चौड़ी किताब लिखी जा सकती है। तो यहाँ तक छोटा सा एग्जाम्पल, जो आपकी आज्ञा हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। आपने प्राइवेट कंपनी की बात करी है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में था, मैं डायरेक्टर था उसका, ठीक है, और अफ्रीका देखता था। तो हमने क्या करा, जब मैं अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका गया कंपनी को एस्टेब्लिश करने, क्योंकि वही मेरा टास्क था। तो क्या है कि नेचुरली इंडिया के बच्चे जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ आएंगे, साउथ अफ्रीका काम करेंगे, तो उनके रहने के लिए घर चाहिए, मूवमेंट के लिए गाड़ी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वहाँ है नहीं। तो मैंने एक डील करी एविस से कि जो भी हमारी 11th कार होगी रेंटेड, वो मर्सिडीज होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट जो हम टोयोटा करोला ले रहे हैं उसी की कॉस्ट पे होगी, एडिशनल कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ये डील हो गई। मेरा सोच ये था, मेरी जो सोच थी कि जो बच्चे, जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे वो टाइम एंड मटेरियल बेसिस हो या डेवलपमेंट बेसिस हो, जो भी पैरामीटर हैं, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, उनका रिवॉर्ड ये होगा, उनको 1 महीने के लिए वो मैं मर्सिडीज दे दूंगा चलाने के लिए, और टोयोटा करोला साइड में रख लेंगे, किसी और के लिए दे देंगे। तो उससे क्या होता है, एक रिकग्निशन मिलती है, बच्चे भी खुश होते हैं, भाई मर्क सबको चलाने को नहीं मिलती है, राइट, और लोग खरीदते भी नहीं है। ये डील करे हुए मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ था, दिल्ली से, वो हैदराबाद से मेरे पास कॉल आ गई कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मर्सिडीज दी? तो मैंने कहा सर ये रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन वाला है, तो इसमें लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब हमारे एम्प्लॉइज जो हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, दे विल फील वेरी मोटिवेटेड। कहते हैं आपको पता नहीं है, इस डील को आप कैंसिल कीजिए, कोई मर्सिडीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमडी के पास मर्सिडीज है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्फोसिस में एक टाइम था जब मारुति जेन खरीदना बैन था, और वो इसलिए बैन था
क्योंकि नारायण मूर्ति मारुति जैन चलाते थे। तो ये जो आपको बाबू वाली चीज जो है ना, हम गालियां देते हैं बाबुओं को सरकार में, फैक्ट ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट कंपनीज में भी इस तरह का कल्चर है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है, इसलिए लोगों को पता नहीं। जी, नेक्स्ट जीएस गोपाल कृष्ण, भाग्यनगर और हैदराबाद भारत और बांग्लादेश के बीच वार्ता एक प्रतिबंधित प्रारूप द्वारा हुई, क्या यह तत्काल परिणाम देगा? सर मैं सुना नहीं, आवाज ब्रेक हो गई थी। कह रहे हैं कि कोई सीक्रेट ड्राफ्ट तय हुआ है, इट इज नॉट ओपन। क्या है इसका फैक्ट और इससे क्या फायदा होगा? जब दो सरकारें मिलती हैं तो सीक्रेट ड्राफ्ट एक नहीं बहुत होते हैं। बंद कमरे में 5 मिनट के लिए कमरा खोला जाता है ताकि प्रेस फोटो ले ले, लेकिन उसके बाद कमरा बंद हो जाता है और वो बातें बाहर नहीं आती हैं। और मोदी सरकार में एक चीज सबसे अच्छी बात यह है कि ये सरकार मनमोहन सिंह के तरह काम नहीं करती है, जहाँ मीडिया वाले अंदर बैठ के डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी क्या होगी। तो यहाँ अगर इफ द वर्ड सीक्रेट इज यूज्ड देन इट इज सीक्रेट एट एनी कॉस्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ एजम्पशंस मैंने बताए जो लॉजिकल हैं, जो होंगे वो मुझे दिख रहे हैं, आने वाले वक्त में वो सही भी होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे हाउ टू हैंडल जेएमबी हो गया, इन्फ्लक्स को कैसे कम करना है, रोहिंग्यास को कैसे वापस लेना है बांग्लादेश में, वो सारे डिस्कशन भी थे। लेकिन ये स्ट्रेटजी हर चीज पब्लिक में नहीं बताई जाती और पब्लिक में बताना भी नहीं चाहिए। तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म आप सोच के चलो, एक दिन में काम नहीं होता। जी, नेक्स्ट सौरभ गंगवार, विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल इज बिकॉज ऑफ लेफ्ट कार्डर। हाउ डू यू सी द रिपरकशंस ऑफ लेफ्ट रीइग्नाइटिंग अगेन इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली फॉर देयर चिकन नेक ड्रीम? नहीं, तो it is not going to, left is not coming in West Bengal. Left will focus on Kerala. It will come in Kerala. That is pretty sure. Left ये has क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसका जवाब आप हाँ, दे ये रिपीट हो गया। नहीं, एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, जो चिकन नेक है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, तो हम उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे भी रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे पिछले इलेक्शन में कुछ लोग जीत गए थे, 5 सीटें उस एरिया की गई थी किसी के हाथ में, विस्तार से बताना नहीं है, सब समझदार हैं, समझ जाएंगे, वो हमारे मॉनिटरिंग में। जी, रमेश भी पूछ रहे हैं, विल पंजाब सी ए बीजेपी सीएम सून? आई सॉ एनालिसिस दैट बीजेपी इज ट्राइंग टू पोलराइज पंजाबी हिंदूज एंड दलित सिख्स, एनलाइटन अस विद योर थॉट्स ऑन दिस। अभी तो किसान यूनियन वाले पोलराइज कर रहे हैं, इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? अभी तो देखिए वही है ना, मैंने लोगों को एक चीज समझाई इसी वीडियो में, ममता बंगाल के बाद भाजपा वेस्ट बंगाल में आ रही है। आप इसको रिपीट कर दीजिए कि आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है संजय भाई? हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, जैसे 2017 के बाद ममता दीदी ने गालियां दे दे के मोदी जी को, भाजपा को, वेस्ट बंगाल में जिसको भाजपा कोई जानता नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में न्यूक्लियर कंप्रोमाइज के चक्कर में भाजपा लगभग खत्म हो गई थी। ममता दीदी ने भाजपा को वापस एस्टैब्लिश करा। ममता दीदी ने जय श्री राम को वापस वेस्ट बंगाल में एस्टैब्लिश करा। वेस्ट बंगाल का हिंदू, और जब मैं वेस्ट बंगाल के हिंदू की बात कर रहा हूं ना, तो मैं कलकत्ता के इंटेलेक्ट उनको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। आप लिख के रख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद जो भी कम्युनिस्ट रन मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से निकले, चाहे वो द प्रिंट वायर जैसे लोग हों, ये मोदी जी के कदमों में लेट जाएंगे, क्योंकि ये उनकी अंतिम वॉर है मोदी के साथ। मोदी भाजपा का वेस्ट बंगाल जीतना, मीडिया प्योरली जो अभी मोदी को गाली देते हैं वो ही लोग
मोदी की तारीफ करना शुरू कर देंगे। ये जो मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है ना, ये इसलिए नहीं बढ़ी है, जब वो बढ़नी शुरू हुई थी ना, तभी मैंने बोला था वेस्ट बंगाल टारगेट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल कोई एक छोटा इलेक्शन नहीं है, वेस्ट बंगाल 2014 का इलेक्शन है। जी, नेक्स्ट। किसका? वेस्ट बंगाल इलेक्शन एक ही कैटेगरी के इलेक्शन है। तो आप ये मानते हैं कि पंजाब में भी ये जो किसान यूनियन वाले हैं और ये जो आपके अकारी जो है, ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, आप पंजाब की पॉपुलेशन देखिए, पंजाब की 40% पॉपुलेशन हिंदू पंजाबी है, राइट? वो हेट करता है, छोटा किसान है, वो मोदी के साथ है, क्योंकि वो अड़ातियों को नहीं झेल सकता। जो प्रदर्शन है वो केवल कमीशन खोरों का प्रदर्शन है, और ये फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है। जब आप किसी नेता के कपड़े फाड़ रहे हो, धमकियां दे रहे हो, ये आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, अगर जो कि फ्लॉप हो गया है किसान आंदोलन फ्लॉप होना का अर्थ है राहुल गांधी का यूपीए चेयरमैन बनना या कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना खत्म। और राहुल गांधी को अगर कोई ये समझता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोनों एक प्लेट पे है ही नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के गड्ढे खोदते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नहीं चल रहे हैं। तो किसान आंदोलन का खत्म होने का मतलब है राहुल गांधी का बोरिया बिस्तरा बंधना। बस 2024 का इंतजार करके वो वापस निकल लेंगे। तो पंजाब, देखो आप एक चीज लोग एनालाइज नहीं करते, हर बार जैसे मोदी जी बनारस से खड़े हुए तो नैरेटिव चला काशी विश्वनाथ का मंदिर, शिव जी के भक्त। लेकिन अगर आप डीप ड्रिल करें तो आपको समझ में आएगा बनारस से क्यों खड़े हुए। बनारस से एक ही कारण था खड़े होके, कि उन्होंने यूपी भी कवर करा, उन्होंने हिंदुओं की आस्था भी कवर करी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बिहार भी कवर कर लिया था वहां से। जी, अगला प्रश्न। ओके। पत्रम पुष्पम फॉर संजय भाई, अमेजिंग एंडेवर इन शिफ्टिंग आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। थैंक यू ओजी जी। अभिषेक, हाउ मेनी बांग्लादेशी रोहिंग्यास लिविंग इन इंडिया इलीगली? इज इट पॉसिबल टू ट्रैक देम एंड डिपोर्ट देम? देखो रोहिंग्यास का जब बात आती है ना, तो जो हमारा विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हमारा राइट विंग है, और उसमें जो खास तौर से ब्लू टिक होल्डर हैं और जो जिनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर लेके चलते हैं, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो समझते नहीं है बात को। आपने एक नैरेटिव चलाया, भाई मोदी जी आ गए, रोहिंग्यास को हटा के बाहर फेंको, 6 साल हो गए, कुछ नहीं करा, किसी को बाहर नहीं फेंका, 3,000 को बाहर फेंका। पहले तो आप ये समझो कि रोहिंग्यास आए कैसे और आके उन्होंने करा क्या। अब मान लीजिए एक आदमी बांग्लादेश से भारत आता है, असम में चला जाता है मान लीजिए, या वेस्ट बंगाल में चला जाता है। वो एक गांव जाता है, एक लड़की से शादी करता है, 4 बच्चे पैदा करता है, दूसरे गांव में जाता है, लड़की से शादी करता है, 4 पैदा करता है, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, ऐसे गांव में टहलता रहता है। उसको अब जैसे जो मदरसास की इशू हुआ था, मदरसास का इशू क्या है? मदरसास का इशू वेस्ट बंगाल में है, दे आर नॉट द प्लेस फॉर लर्निंग, दे आर द सेफ हाउसेस। और ये सेफ हाउसेस इनको प्रमोट करते हैं। हेमंतो विश्व शर्मा ने जो मदरसा पे एक्शन लिया, वो क्यों लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो पढ़ाई पे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, इसलिए लिया ताकि रोहिंग्यास को अटैक करा जा सके। जो जो सेफ होम्स बने हुए थे, वो सेफ होम्स को खत्म करना है। तो जब रोहिंग्या ये सारे गांव में जाके शादियां करता फिरता है और बच्चे पैदा करता फिरता है, अब भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है, ये संविधान में है। तो अब आप किसको बाहर भेजोगे? उस एक बंदे को, या उसने जो ये 100 की फौज खड़ी कर ली है? क्या ये 100 की फौज इलीगल इंडियन है? यू कैनॉट क्लासिफाई देम एज ए इलीगल इंडियन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोहिंग्यास एंड सेंडिंग देम इज ए वेरी टफ टास्क। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। एनआरसी, सीए वगैरह सब इंप्लीमेंट होने के बाद ये काम आएगा। तो एनआरसी हवा में नहीं आया, बहुत सोच समझ के लाए गए थे।
Next. Jayita Chakraborty. Hi, sir. Subramaniam Swamy is alleged that Adani is funding the Myanmar uprising. Your thoughts regarding that and how India might be affected? Sanjay bhai, with due respect, Swamiji is like a father figure to me. I have a lot of respect for him, but I just don't want to comment on what he says because he takes pot shots. Substance नहीं रहता. चलिए अगला लेते हैं अलजेब्रा सर. मतलब ये Why हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम बिल गेट्स को प्रमोट करते हैं, हम जेफ को प्रमोट करते हैं, हम और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं विदेश के करते हैं, लेकिन भारत का अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा है और वो लाखों करोड़ों नौकरियां दे रहा है और भारत को संपन्न कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. मतलब सुब्रमण्यम स्वामी क्या चाहते हैं? टाटा को उन्होंने नहीं छोड़ा, अडानी को वो नहीं छोड़ रहे, रिलायंस उनके अगेंस्ट. वो चाहते क्या है? फिर तो मन में यही आता है ना कि वो केवल अमेरिकन कंपनियों को भारत में चाहते हैं. तो अगर अमेरिकन कंपनियों को चाहते हैं भारत, he's an expert on China, not America. अब सर यहाँ तो मैं चलिए छोड़िए, अब इसको छोड़ देते हैं. हाँ, इसको छोड़ देते हैं. Algebra, sir, why does India not prioritize solving chicken neck problem? One option is to swap areas to make neck bigger. Who gains by keeping neck unsafe? बेटा, ये पड़ोस के घर बदलना जैसा नहीं है कि किराए का घर बदल लिया. ये जमीन की बात है, ये भारत की बात है. इतना आसान अगर होता तो बहुत पहले हो गया होता. ये इसके लिए वेट नहीं करते. Chicken neck is definitely an issue for India and it had to be monitored and looked after pretty well. Long term, अगर नेपाल और बांग्लादेश इंडिया में मर्ज हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट. मैंने लॉन्ग टर्म बोला है, कोई ये ना ले ले कि कल हो जाएगा. ठीक है. और जियो पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म 20 से 25 साल होता है. चैतन्य, sir, why is India not taking up the matter where 600 temples were destroyed and Hindu women and men prosecuted in 1992 in Bangladesh? India has taken up all these issues. जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोदी शक्तिपीठ क्यों गए? मोदी शक्तिपीठ जाके केवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका नहीं था, बल्कि एक एश्योरेंस देना था बांग्लादेश के हिंदुओं को that we will stand with you and we will take. 1992 से जो भी सरकार रही वो कमजोर सरकार रही, वो त्रुटिकरण वाली सरकार रही, जिसने केवल मुसलमानों को महत्व दिया, हिंदू की तो बात ही नहीं थी. पहली बार आपके देश में हिंदू की सरकार आई है. हिंदू इन सेंस जो भारतीयता में विश्वास रखते हैं. जैसे सुषमा स्वराज, वो सोमनाथ चटर्जी ने पूछा था सुषमा स्वराज से व्हाट इज नेशनलिज्म, तो सुषमा जी ने कहा था योर फादर, उनके पिता का नाम लेके, कि आपके पिता ने आपका नाम सोमनाथ गुजरात की एक मंदिर पे रखा था, तो जो ज्योतिर्लिंग पे आपका नाम रखा है, लेकिन आप लेफ्ट के हैं, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं. तो वेट फॉर टाइम, थिंग्स विल बी ऑल राइट. इट इज नॉट. शेख हसीना का स्ट्रॉन्ग बनना वेस्ट बंगाल में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई अपोजिशन आता है खालिदा जिया जैसा तो हमारे लिए चैलेंज होगा. जबकि शेख हसीना जो हैं वो डबल गेम खेल रही हैं बड़े आराम से. एक तरफ उन्होंने मोदी को बुला के अपनी वाहवाही कर ली और दूसरी तरफ वो नहीं चाहती कि फेंसिंग हो, क्योंकि अगर फेंसिंग नहीं होगी तो लोगों का इन्फ्लक्स जारी रहेगा जो उनके फेवर में है. लेकिन क्या है कि मोदी की चाल तो मोदी जी खुद नहीं समझते हैं. जब चल लेते हैं तब लोगों को पता चलता है. जहां हमारी आपकी सोच बंद होती है वहां से तो वो बंदा सोचना शुरू करता है. सही है. तन्मय कुलकर्णी, हाउ डज द बांग्लादेश परसीव ममता? Does Bangladesh opposition have any backdoor deals with Banerjee to create chaos in India? मैंने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है. ममता बनर्जी, मैं बस यहाँ एक चीज पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो काम मोदी जी ने करा पिछले 10 साल में, ममता बनर्जी ने ये काम क्यों नहीं करा? ममता बनर्जी क्यों नहीं गई? क्योंकि ममता बनर्जी अगर शक्तिपीठ जाती पिछले 10 साल में, वहां के विभिन्न मंदिरों में जाती, तो आज जो
उनकी सिचुएशन है वो सिचुएशन कभी नहीं आती, लेकिन उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, उन्होंने हमेशा कट मनी की राजनीति करी है। और ममता का जाना बांग्लादेश के भी फेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि जो वहां का माफिया है, जो जेएमबी है, जो माफिया है, जो उनको पैसे आते हैं वो यही कटमनी से आते हैं। तो अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये सब बंद हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कोशिश ये है कि बेशक शेख हसीना डबल गेम खेल रही हो, लेकिन अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो हम जेएमबी को कंट्रोल कर लेंगे, जो अलगाववाद है, जो इन्फ्लक्स है, वो हम कंट्रोल करेंगे। और पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार के वक्त, या कहें ममता के 10 साल के सरकार के वक्त, लगभग 3000 जेएमबी के लोग इंडिया में घुसे हैं, जो कि असम में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि बिहार में, यूपी में, हर जगह पहुंच चुके हैं। उन पे नजर है। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं और मजाक भी बनाते हैं कि सरकार का, कि वो मौलाना साद को नहीं पकड़ा कोरोना में, जिसके पीछे पुलिस छोड़ी गई थी। ठीक है, आपको याद होगा ना वो साद वाला किस्सा। और मैंने पहले दिन लिखा था, मोहम्मद साद को कोई नहीं पकड़ेगा। जो आदमी हमारे काम का है उसको हम पकड़ के फालतू में क्यों एंगेज करें यार? हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, कोरोना हम कंट्रोल कर लेंगे। एनीवे कोरोना वाज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया इन मेनी वेज, राइट? मतलब ठीक है, मेरा मतलब श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जिनकी जाने गई कोरोना की वजह से, लेकिन राष्ट्र को ओवरऑल देखें तो राष्ट्र के लिए बहुत फायदेमंद रहा है कोरोना। जी, नेक्स्ट। Ajay Sharma would like to get Gaurav sir's thoughts on whether there is any plan to win Nepal back from communists. The current government there has supported rampant missionary activities and that has long-term negative implications for us. जैसे आज का सेशन तो बांग्लादेश पे है, गौरव जी चाहें लेकिन तो मैं ले लेता हूं क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक तरह से हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है। मैंने बहुत पहले लिखा था, शायद 1.5 साल पहले लिखा था कि नेपाल इज आस्किंग फॉर हिज किंग रिटर्न। एक लाइन लिखी थी और किंग का फोटो लगाया था जो लास्ट किंग थे, और मैंने लिखा था अपराइजिंग इज हैपनिंग, द हिंदू अपराइजिंग। तो हमारा इस वक्त पूरी कोशिश है कि कम्युनिस्ट के जाल से बाहर निकल के, आप फिर समझो कम्युनिस्ट का जाल क्यों है? कम्युनिस्ट का जाल चाइना की वजह से। हमें कम्युनिस्ट के जाल से बाहर निकालना है। जब रॉ के चीफ ने विजिट करा था नेपाल, तब मैंने लिखा था कि बंद कमरे में मीटिंग हुई थी जहां रॉ के चीफ, उनके असिस्टेंट थे, और उधर दूसरी तरफ से केवल ओली थे जो प्रधानमंत्री हैं वहां के। वहां का कोई एनएसए मंत्री कोई नहीं था। इन लोगों की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग एग्जैक्टली वही थी जो नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान में हुई थी, जब वो चाय पीने कूद पड़े थे पाकिस्तान। नवाज शरीफ एक तरफ थे और बाकी हमारी तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी, नरेंद्र मोदी, एनएसए और 1-2 लोग और थे। तो ओली को बड़ा साफ बोला गया था, उनको 4-5 पेपर दिखाए गए थे, उनके 2-3 बैंक अकाउंट दिखाए गए थे, और ये साफ बोला था ये अंदर रहने हैं या पब्लिक में ले आए। तो आप लोग, एक बात सारे दर्शकों से निवेदन है कि हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार जो भी काम कर रही है वो भारत के हित में कर रही है। पावर एब्सोल्यूट है। तो जो भारत के, क्योंकि मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए उन्हें बेटे बहुओं को आगे नहीं करना है। पावर एब्सोल्यूट है। जो काम हो रहा है देश हित में हो रहा है। लड़ाई के बीच में कमांडर से सवाल नहीं करा जाता कि गोली क्यों चला रहे हो सकता है आपका कमांडर कहे गोली मत चलाओ, छिप जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गिर गए। गुरिल्ला वॉरफेयर के, पॉलिटिकल गुरिल्ला वॉरफेयर के मोदी जी ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट। Ram, why is India not able to seal Bangladesh or like the Pakistan border, and why is it not discussing population exchange with it when we have freed it? तो वो तो आपको बताया था ना कि एक्विजिशन नहीं होने दे रही बॉर्डर फेंसिंग के लिए ममता जी। जी गौरव जी। क्या मेरे को सवाल है? मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं ना बॉर्डर फेंसिंग। ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, और कुछ ऐड करना हो नहीं तो आगे ले लेते हैं। नहीं, इसमें ऐड करने की कोई खास जरूरत नहीं है।
बट बॉर्डर फेंसिंग शेख हसीना नहीं चाहती है बॉर्डर फेंसिंग हो, ममता बनर्जी भी नहीं चाहती है बॉर्डर फेंसिंग हो, भारत चाहता है बॉर्डर फेंसिंग हो, लेकिन बॉर्डर फेंसिंग के लिए शेख हसीना को हम अपनी साइड में तभी कर पाएंगे जब हम बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। अगर लोगों के पास पैसा हो, कमाई का साधन हो, कमाई का जरिया उनके देश में हो, तो वो भारत क्यों आएंगे? अगर नेपाली या बांग्लादेशी भारत का बॉर्डर क्रॉस करके आता है, काम करता है, वापस जाता है, या यहीं रहता है, या दिल्ली में आके बर्तन मांजता है, मेड का काम करता है, तो इसलिए करता है ना कि जो 2,000-3,000 रुपए उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हम देखो, अगर आपको अपने पड़ोसी को वनरेबल नहीं चाहिए, आपको एक मतलब ऐसा पड़ोसी चाहिए जो साथ में काम करे, तो कोशिश ये होती है कि हम उस पड़ोसी को उस लेवल पे लेके आए। तो बांग्लादेश आज की डेट में पाकिस्तान से ज्यादा प्रॉस्परस है, ज्यादा वहां बिजनेस जाएगा, ज्यादा काम जाएगा, तो लोग आना भी कम करेंगे। तो ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, इसको एकदम तोड़ना तो ठीक नहीं होगा ना। नेक्स्ट, सत्य Nero. Hi, Gaurav, please enlighten us about Rothschild conspiracy. What is their current perspective for India and current new world order? Is Modi is their pawn? Do they also own Indian Reserve Bank? Oh my God, too many conspiracies in one go. मैं तो समझता हूँ जो भाई साहब ये सवाल पूछ रहे हैं वो मतलब नॉवेल बहुत पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से नॉवेल पढ़ने की जगह अगर मेरे टेलीग्राम पोस्ट ज्यादा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहली चीज, मोदी किसी का पॉन नहीं है। मोदी एक बिजनेसमैन है who knows how to handle the world situation, global relationship with the means of business. जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल रिलेशनशिप रिलीजन पे नहीं होती है, कास्ट पे नहीं होती है, वो केवल बिजनेस पे होती है। अगर 4 चीजें हम दूसरे को बेच रहे हैं तो दूसरा भी चाहता है कि 4 चीजें वो हमें बेचे। जब तक वो टू वे ट्रैफिक आप खुला नहीं करेंगे तब तक ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा। तो मोदी किसी के पॉन नहीं है। और ये रॉथचाइल्ड कॉन्स्पिरेसी बहुत सुनता हूँ, लोग 2-3 नाम सुन लिए हैं लोगों ने। एक तो रॉथचाइल्ड सुन लिया है, दूसरा सोरोस सुन लिया है, ये 3-4 नाम लोगों ने सुन लिए हैं। हर चीज इसके आगे पीछे ही घुमाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। Next, Satya Chiroguri. Namaskar, Sanjay ji and Gaurav ji, for the excellent insights. Look forward to many such sessions. Sure, 100%. Why not? भाई संजय भाई पे डिपेंड करता है। मैं तो मेरे पास तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ खजाना रहे, टॉपिक कोई भी हो मैं बोल दूंगा, तो आते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। Tanmay Kulkarni, do you think the Modi government is failing to promote people-to-people contact with countries of the subcontinent, be it in academia or business? नहीं, मोदी इज नॉट अगेंस्ट पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, बट द प्रॉब्लम इज द पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, आर वी डीलिंग विद द ऑर्डिनरी पीपल और आर वी डीलिंग विद ISI? क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन एजेंट बन के आ रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन पीपल और पीपल कांटेक्ट तभी होगा, अमन की आशा तभी होगी जब देश सुरक्षित होगा। आप वहां से अमन की आशा की बात करें, आके बम फोड़ दें। आपको याद होगा वर्धमान ब्लास्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में, ये कुछ साल पहले की बात है, और उस ब्लास्ट के बाद NSA वहां गए थे इमीडिएटली नेक्स्ट डे। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बहुत शूड प्लान्स चल रहे हैं इंडिया को घेरने के, जिसमें पाकिस्तान आपको दोनों तरफ से अटैक करता है, 3 तरफ से, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पीछे पूरा पूरा हाथ चाइना का है। पाकिस्तान कोई सॉवरेन नेशन नहीं रहा है, वो एक गिरवी नेशन है जिसने अपने आप को गिरवी रख दिया है चाइना के हाथों में। Correct. Next. Dr. Gaurav Pradhanji, amazing to hear geopolitics expert. I have become your fan. Patram Pushpan to both of you, Mahapurush. Thank you, Ji. Thank you very much. Why we need UCC?
What impact will it have? When is it coming? यूसीसी एक मतलब कमिटमेंट है मोदी सरकार का, तो आएगा तो जल्दी आएगा। लेकिन अगर आपको यूसीसी देखना है तो आप गोवा घुमाइए, आपको पता चल जाएगा यूसीसी होना और ना होने में फर्क क्या है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए ना, आप मेरे पे मत जाइए, या मैं क्या बोलता हूँ, आप गोवा घुमाइए, गोवा में यूसीसी है। Correct. Next. Yugal Singh, should Vatican not apologize for Goa Inquisition when Pope visits India sometime later? This may be third visit of Pope since independence. It has done so far is for Spanish Inquisition in South America. इस पर हमने एक एपिसोड किया था सैवियो रोड्रिग्स के साथ में। और गौरव जी आप बताएं। सेवियर इसमें सेवियर ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन, ही फॉलो दैट थिंग। सैवियो ने ही पॉइंट उठाया ही सैवियो ने था सबसे पहली बार। हाँ, तो ये सेवियर इसका आंसर दे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, गोवा का है, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। नेक्स्ट। जॉयजीत चौधरी, नमस्कार। चिकन नेक के अलावा म्यांमार से तो डायरेक्ट रूट हो जाता है। चिकन नेक वुड डेफिनेटली कीप इंडिया बिजी अ बिट, दैट वुड नॉट बी वर्थ इन्वेस्टिंग अदर देन बिजनेस। जॉयजीत, चिकन नेक इज ऑल टू डायरेक्ट। देखो क्या है कि चाइना इज ए वास्ट कंट्री। अगर आप चिकन नेक के ऊपर डोकलाम से रास्ता देखते हैं तो आप सीधा वुहान के आसपास के एरिया में चले जाते हैं, जहां से डायरेक्ट सी रूट मिलता है। अगर आप म्यांमार से जाते हैं तो वो घूम के दिखता है। लेकिन जब आप दोनों मैप देखें तो आप फ्लैट मैप मत देखिए, आप उसको जो अर्थ मैप है वो देखिए, तो आपको रेंज पता चलेगी। जो टेरेन है, वो टेरेन को भी कंसिडर करा जाता है कि कहाँ से रास्ते बनाना आसान होगा। तो केवल मैप देख के काम नहीं चलता, बल्कि वो जो टेरेन मैप होता है, जिसे अर्थ मैप कहते हैं, वो अर्थ मैप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। वैसे मैं एक आपसे सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ। और इंडिया अब तो इंडिया को आप जितना बिजी रखोगे इंटरनल अफेयर में, जो कि 1970 से 2014 तक का जो रन है भारत सरकार का, आप देखिए भारत सरकार इंडिया के इंटरनल अफेयर में ही बिजी रही, चाहे वो कास्ट रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन रिलेटेड हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कुछ और हो, करप्शन हो, वो हमेशा इंटरनल इंगेज रही। इंटरनल इंगेज में क्या था कि अब मुझे नहीं पता कि 2008 के एमओयू जो राहुल गांधी ने साइन करा था शी जिनपिंग के साथ, उसमें क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, उसके 2-3 ही पैगाम हो सकते हैं। पहला, इंडिया को अनइंटरप्टेड मार्केट खोलना चाइना के लिए, ताकि चाइना का माल बिके, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड की चिंता नहीं करना। दूसरा, चाइना के लिए रूट खोलना, यानी हमारी कुछ जमीन चाइना को लीज पे या गिफ्ट दे देनी इन एक्सचेंज ऑफ सम अदर प्लेस एंड लूज अवर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। सो इन चीजों के अलावा चाइना का और कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता भारत में। मैं बता देता हूँ आपको क्या है जो मेरे विचार से उस एमओयू का भी पार्ट है, और वो है कुनमिंग कलकत्ता एक्सप्रेसवे। कुनमिंग से वाया म्यांमार, आप मैप उठा के देख सकते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम कुनमिंग थ्रू म्यांमार, देन थ्रू मणिपुर, बराक वैली, त्रिपुरा, बांग्लादेश एंड कलकत्ता। ये एक्सप्रेसवे और आपके हाई स्पीड रेल लाइन, ये बनाने का बहुत पुराना प्लान है, और साथ में चिटगांव को कनेक्ट करना, ये चाइना का बहुत पुराना प्लान है। इसके ऊपर उनको एश्योरेंस मिली हुई हो सकती है, ऐसा मेरा प्लान करेक्ट। लेकिन बात वही है ना कि चाइना का इंटरेस्ट ट्रेड है, जो एक्सप्रेसवे भी बनाना है वो ट्रेड के लिए बनाना है। हाँ, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ AIMIM ऑन इंडियन पॉलिटी, तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं किसी नहीं, और वो दिन इसके लिए अलग से सेशन, इसका इस पे अलग से तन्मय सेशन करेंगे ना। नहीं, एक मिनट मैं इसको कवर कर दूं। इसका बंगाल इलेक्शन में भी कनेक्शन है। बंगाल इलेक्शन में जैसे अभी मैंने बताया था सेशन में कि हिंदू पोलराइज हो गया है, ठीक है ना, मुस्लिम भी पोलराइज हुआ है। अब मुस्लिम की यहाँ 3 कम्युनिटी है, कैटेगरी है। पहली है वुमन, जो कि 20 से 25% मतलब 70% लगभग मोदी को वोट करने जा रही है, मुसलमान औरत, ठीक है ना, मुस्लिम औरतें जो हैं वो। दूसरा, अब जो मर्द बचे उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी वो है जो मोदी जी के अगेंस्ट आ रही है, और एक कैटेगरी छोटा सा सेक्शन है जो मोदी जी के फेवर में आ रहा है। तो जो मोदी जी के फेवर में आ रहा है वो तो चिंता नहीं है, लेकिन जो मोदी जी के अगेंस्ट आ रहा है एमसी में ना जाके AIM के पास जा रहा है, ताकि वो शुद्ध मुसलमान पार्टी में जा रहा है रादर देन कैमोफ्लेज। जय श्री राम का आपने एक बार विरोध करा नेताजी के फंक्शन में, ठीक है, आपने त्रुटिकरण की राजनीति अपनाई, आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए जय श्री राम का विरोध करा, एक बेइज्जती करी आपने प्रधानमंत्री की और राष्ट्र की और नेताजी की। लेकिन कुछ ही समय बाद अब आप चंडी पाठ कर रही हो, विष्णु स्तोत्रम गा रही हो, मंदिर भाग रही हो, तो वो जो कम्युनिटी है मुसलमान की, वो कहती है यार हम इनको क्यों वोट दें जो जिनका पता ही नहीं खड़ी कहाँ है। तो वो AIM के तरफ जा रहा है। आने वाले समय में भारत की राजनीति 2 हिस्सों में बटेगी। एक हिस्सा वो होगा जो भाजपा को वोट देगा या भाजपा लाइट पार्टीज को वोट देगा, क्योंकि वो नेशनलिज्म की बात करेगा। जो कट्टरवाद है वो AIM को वोट देगा। तो ओवैसी कहीं ना कहीं भाजपा की ही मदद कर रहे हैं वो वोट को डिवाइड करने के लिए, और ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं कई बार। नेक्स्ट, DPS जादौन, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के बाद भी भारत ने कभी मुखर होकर बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोला है। CAA के अलावा न ही कोई एक्शन लिया है, ऐसा क्यों? बांग्लादेश हमारे लिए स्ट्रैटेजिक है। आप एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप बांग्लादेश खोल के नहीं बैठ जाएंगे। और दूसरी बात, बांग्लादेश से हमारी प्रॉब्लम क्या है? घुसपैठ के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आतंकवाद हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज, हमारी BSF बहुत सक्षम है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, और वो हम कंट्रोल कर लेंगे। तो बांग्लादेश को सुधारना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश को सुधार देते हैं, एक मजबूत राष्ट्र बना देते हैं, एक प्रॉस्परस नेशन बना देते हैं, तो भारत का ही भला होगा, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, by opposing fencing of Bangladesh border, are they not still working on their plan to grab whole of Northeast, which they are doing No. since 100 years? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना है। नॉर्थ ईस्ट को कोई ग्रैब नहीं कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट को ग्रैब करने का पीछे चाइना ही का था, चाहे वो तवांग हो, चाहे आपका वो क्या नाम है उसका, नाम भूल गया ना, एस से, सिक्किम, चाहे सिक्किम हो चाहे तवांग एरिया हो, चाइना का एक ही है कि वो वहां से, अगर आप मैप देखो तो डोकलाम का प्लेटू है, ट्रायंगुलर है, एक तरफ सिक्किम पड़ता है, दूसरी तरफ बर्मा पड़ता है। वहां से थोड़ा अगर सिक्किम डिस्प्यूटेड में जाता है चाइना के साथ, तो वहां से सीधा रास्ता चिकन नेक के माध्यम से बांग्लादेश आता है। चाइना का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाइना का इंटरेस्ट, चाहे आतंकवाद को वो प्रमोट करे, सपोर्ट करे, जो भी करे, चाइना का एक ही इंटरेस्ट है, उसके लिए ट्रेड, और कुछ इंटरेस्ट नहीं है। Thank you all viewers. Thank you Gaurav ji. Wonderful session we had. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।